हेलो स्टूडेंट्स, केसरिया कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। हम आपको आपके टेस्ट सीरीज टॉप 20 क्वेश्चन में लेके आ गए हैं। टॉप 20 क्वेश्चन में हम वैसे क्वेश्चन को देने का प्रयास कर रहे हैं, इस सीरीज के अंतर्गत वैसे क्वेश्चन को देने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन हो, क्योंकि आपका ट्रेंडिंग अब जो कंपटीशन का हो गया है वह एनसीईआरटी आधारित ही होने वाला है, क्योंकि रेलवे का जिस तरीका से पैटर्न बदला है और जिस तरीका का पैटर्न का क्वेश्चन पूछ रहा है वह सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। चाहे तो वह जीके में हो, जीएस में हो, या देख रहे हैं करेंट अफेयर्स में भी कुछ डीपली क्वेश्चन पूछने का प्रयास करता है, या चाहे तो मैथ का हो, सारा एनसीईआरटी 10th के बुक आधारित क्वेश्चन पूछने का प्रयास कर रहा है। तो आप ऐसे ही तैयारी को जिस तरीका से ट्रेंडिंग क्वेश्चन का बना हुआ है उस तरीका से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे या रिवीजन करने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर आगे आने वाला बीएसएससी हो या दरोगा या इसके अलावा बिहार पुलिस हो या जीडी का एग्जाम हो, सभी में आपको निश्चित तौर पर यह फायदा होगा। क्लियर? तो कुछ स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग चला जाता है, 20 क्वेश्चन में भी 1 घंटा कभी कभी टाइम लग जाता है, या 45 मिनट 40 मिनट का टाइम लग जाता है। तो वैसे स्टूडेंट के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो स्किप करके भी देख सकते हैं, उनके पास तो ऑप्शन है, वो स्किप करके भी देख सकते हैं, नहीं तो उसको फास्ट करके वीडियो को भी देख सकते हैं। वैसे एक बात और कि जो क्वेश्चन आप अब बहानेबाजी अगर आपको करना है तो किसी भी चीज में आप किसी रूप में भी बहानेबाजी कर सकते हैं। क्लियर? आपको तो और भी कंटेंट देखने में जैसे कि मोबाइल पर नाच गाना वाला वीडियो हो, वो देखने में तो आपका टाइम नहीं खराब होता है, टाइम नहीं खत्म होता है, लेकिन आपको पढ़ने वाला कंटेंट देखने में जरूर टाइम खराब होता है। आपके पास एक ही चीज का टाइम है, वो टाइम है टाइम वेस्ट करने का टाइम। टाइम जितना हो सकता है 24 घंटा का 24 घंटा वेस्ट कर देंगे, वो टाइम आपके पास है, लेकिन कोई यूजेबल कंटेंट को पढ़ने का या देखने का आपके पास टाइम नहीं है। तो वैसे स्टूडेंट के लिए हम बता देना चाहते हैं कि वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ा के देख सकते हैं। मुझे व्यू बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं यूट्यूब पर, और न ही यूट्यूब पर मेरा मतलब है कि पैसा कमाना। मुझे मतलब है कि अच्छे कंटेंट को देना, ताकि आपका एग्जाम जिस रूप में जा रहा है, जिस रूप में ढल जा रहा है, उस रूप में आप तैयार हो सके, उस रूप में आपका क्वेश्चन आपके पास पहुंच सके, और आपको उस क्वेश्चन को पढ़ने का आदत बन सके, कि वह आदत वाला क्वेश्चन जो है निश्चित तौर पर आगे आने वाला है। तो आपसे हम बाकी स्टूडेंट से यही कहना चाहेंगे कि वीडियो को स्किप ना करके एक वीडियो को देखेंगे, और जितना हम डिटेल करते हैं, जितना डीपली तक हम जाते हैं, पहले लूसेंट पढ़ लेते थे या यूनिक पढ़ लेते थे तो ये लीनियर क्वेश्चन में ही क्वेश्चन आ जाता था। अब वो लेवल खत्म हो गया, अब नया लेवल का शुरुआत हुआ है। क्वेश्चन को डीप से डालता है, अंदर से क्वेश्चन को डालता है। हालांकि क्वेश्चन इजी ही रहता है, लेकिन डीप से डालता है, और सब एनसीईआरटी से डालता है। क्लियर? जो हम लोग 9th और 10th में पढ़ के छोड़ चुके हैं, उस क्वेश्चन को फिर से ट्रेंडिंग में एग्जामिनर ला रहा है। तो उसी तरीका से तैयारी करेंगे, और समय ज़्यादा से ज़्यादा, आपका इतना इम्पोर्टेंट समय है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए कंटेंट अवेलेबल जो आपका यूट्यूब पर है, उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश करेंगे। चलिए, आज का पहला सवाल हम लोग देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किस रूप में होता है? क्लियर? किस रूप में रूपांतरित होता है? ये सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऐसा होता है, लेकिन क्या प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में बहुत सारा चीज जो आपको नहीं अवेलेबल है या आप नहीं जानकारी है, इसको भी डीपली पढ़ने का प्रयास करें। तो हम एनिमेशन के माध्यम से आपको क्वेश्चन को डीपली ले जाते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। तो आप उस टाइम को जो फालतू की चीज़ों में एक्सपेंड करते हैं, तो इसमें अगर आप कीजिएगा तो निश्चित तौर पर आपको एक अच्छा कंटेंट और सिलेबस बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको या आंसर मिलने का प्रयास हम लोग करते हैं या दे रहे हैं। देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे का हरा भाग, जिसको हम लोग हरित लवण कहते हैं, हरित लवक में ही पाया जाता है, पर्णहरित। और इस पर्णहरित के द्वारा सौर ऊर्जा को ग्रहण करके वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को, कभी कभी तो ये भी पूछ देता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कहाँ से लेता है, तो वायुमंडल से लेता है। और भूमि से जल को, H2O को भूमि से लेता है, और इन दोनों को
कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उपयोग कर लिया जाता है, जिसे ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण भी देखेंगे। ये रहा, ये 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु और 12 अणु जल का H2O का सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज अणु का बनना, क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज अणु का बनना ही और जल जो है और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाता है। क्लियर है? अगला है, अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक कैसा प्रोसेस है? क्वेश्चन पूछता है कैसा प्रोसेस है, तो यह एक अपचयन यानी रिडक्शन और उपचयन यानी ऑक्सीडेशन दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। अब सवाल है कि अपचयन किसका होता है और उपचयन किसका होता है? तो अपचयन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, जो वायुमंडल से, यहाँ पर देख रहे थे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन यानी रिडक्शन होता है। किस लिए होता है? तो शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए इसका अपचयन होता है। क्लियर? लेकिन उपचयन किसका होता है? तो जल, जो यहाँ पे जल भी लिया था, क्लियर, भूमि से जल लिया था, ये जल H2O जो है इसका उपचयन होता है। अपचयन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, उपचयन होता है जल का। जल का उपचयन किस लिए होता है? तो ऑक्सीजन के निर्माण होने के लिए। क्लियर? अगला देखेंगे, अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपयोग आने वाला जो कच्चा पदार्थ होता है वह कौन कौन सा होता है, देख लेंगे। पहला होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायुमंडल से ग्रहण करता है पेड़ पौधा। अब देखेंगे यह स्थलीय पौधा अगर है तो वायुमंडल से प्राप्त करेगा, और अगर जलीय पौधा है तो जल में घुली हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वह अवशोषित करता है पेड़ पौधा। दूसरा चीज देखते हैं, वह होता है जल। जल भूमि से जड़ जो होता है पौधे का, वो परासरण यानी ऑस्मोसिस प्रक्रिया के माध्यम से, ये भी याद रखेंगे किस प्रक्रिया से जड़ों के द्वारा पौधे तक पत्ती तक जल को पहुंचाया जाता है। तो ऑस्मोसिस क्रिया के द्वारा भूमि से जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जल को अवशोषण माध्यम से अवशोषित किया जाता है, और पत्ती तक जाइलम उत्तक के द्वारा संवहन की क्रिया के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। अब देखेंगे पत्ती तक जल पहुंचता है संवहन प्रोसेस के द्वारा, लेकिन भूमि से जल जो आता है वह जड़ के माध्यम से परासरण विधि द्वारा ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। क्लियर? 2-3 चीज को टर्म को याद रखेंगे यहाँ पे। तीसरा जो आ जाता है कच्चा पदार्थ वह आता है पर्णहरित, जिसको हम क्लोरोफिल का नाम देते हैं। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। क्लियर? पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। अब यह पर्णहरित कहाँ है? तो हरित लवक में पाया गया, ऊपर ही बता दिए। हरित लवक का यह अंग होता है, यह कोशिकांग होता है, यह पौधे की कोशिका का एक अंग होता है हरित लवक, और इस हरित लवक में पर्णहरित पाया जाता है यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। वह जो क्लोरोफिल होता है हरित लवक में, वह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र बिंदु कहलाता है। पर्णहरित क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण का केंद्र बिंदु कहलाता है। चौथा जो आता है वह प्रकाश आता है। यह प्रकाश जो होता है, यह प्रक्रिया सबसे कम किसमें? बैंगनी रंग में, बैंगनी रंग के प्रकाश में। अब पर्णहरित को देखेंगे तो तीन प्रकार के प्रकाश को ज्यादा यह ग्रहण करता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल जो होता है वह 3 प्रकार के प्रकाश को ज्यादा अवशोषित करता है या ज्यादा ग्रहण करता है। बैंगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, और दूसरा सबसे अधिक नीला रंग में होता है। तो सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें? लाल रंग में, दूसरा सबसे अधिक नीला रंग में, और सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैंगनी रंग में होता है। क्लियर? एक चीज इसमें गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि विबग्योर के सभी दृश्य प्रकाश, जितना भी दृश्य प्रकाश है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। अब इसमें आता है क्या? विबग्योर। विबग्योर आता है।
रेड रंग में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्लियर। अब देखेंगे कि एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर आपसे तीव्रता के अनुसार पूछेगा कि किस रंग की तीव्रता के आधार पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो लाल रंग में। लाल रंग की तीव्रता क्या होती है, सबसे कम होती है। तो जिस रंग की तीव्रता सबसे कम होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होती है। इस रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। फिलहाल आप इतना याद रखेंगे कि बैंगनी रंग में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, लाल रंग में सबसे अधिक और नीला रंग में दूसरा सबसे अधिक होता है। अब यहीं पर नोट में ध्यान रखेंगे कि पराबैंगनी किरण हो, हरा प्रकाश हो, पीला प्रकाश हो और अवरक्त प्रकाश, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल ही नहीं होती है। क्लियर। चारों में, पराबैंगनी में, हरा में, पीला में, अवरक्त किरण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल ही नहीं होती है। क्लियर है। अगला देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो प्रकार से होता है। एक तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जिसे प्रकाश रासायनिक क्रिया कहा जाता है। क्लियर। यह पौधे के हरित लवक दो पार्ट में बटा हुआ होता है। हरित लवक का दो लेयर होता है। क्लियर। पहला जो लेयर होता है बाहरी लेयर, क्लियर, ये हरित लवक हुआ। हरित लवक का एक लेयर बाहरी लेयर होता है और एक आंतरिक लेयर होता है। तो बाहरी लेयर को ग्रेना कहते हैं। क्लियर। और ये आंतरिक लेयर जो होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। क्लियर। और ये दोनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। अब देखेंगे प्रकाश रासायनिक क्रिया में कहां से प्रकाश रासायनिक क्रिया होता है, तो पौधे के ग्रेना वाला हिस्सा से, यानी पौधे के हरित लवक के बाहरी वाला जो हिस्सा होता है, हरित लवक का बाहरी जो स्तर होता है, उससे प्रकाश रासायनिक क्रिया होता है जो ग्रेना कहलाता है। और यह जो प्रकाश रासायनिक क्रिया होता है ना, वह हील रिएक्शन कहलाता है। ये भी याद रखेंगे कि प्रकाश रासायनिक क्रिया को और किस नाम से जाना जाता है, हिल रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। और यह हरित लवक के ग्रेना पार्ट में होता है, जो कि बाहरी पार्ट या बाहरी स्तर होता है हरित लवक का। दूसरा होता है रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया, जब पौधा प्रकाश ग्रहण नहीं कर रहा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ध्यान रखेंगे दिन के समय ही होती है, रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। लेकिन दिन के समय भी ऐसा कभी कभी होता है कि बारिश हो रही है, तो क्या उस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी? होगी। लेकिन वैसे समय में जब प्रकाश नहीं मिल पा रहा है पौधे को, वैसे समय में पौधे का अस्ट्रोमा वाला हिस्सा जो होता है वो हरित लवक का आंतरिक स्तर कहलाता है, अस्ट्रोमा। तो वो उसमें अस्ट्रोमा में ही रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया होता है जब प्रकाश नहीं मिल रही होती है। क्लियर। इसे अप्रकाशित अभिक्रिया या केल्विन बेंसन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। सभी चीज कंफर्म हो गया प्रकाश संश्लेषण के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्य की सहमति आवश्यक होती है? तो पहला टर्म है लोकसभा और दूसरा टर्म है अविश्वास प्रस्ताव। ध्यान देंगे, अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वह जो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और विपक्षी दलों के द्वारा, विपक्षी जो पार्टी होता है उसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। जो जिसके सरकार होती है, जिस पार्टी की सरकार होती है, उस पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्लियर। तो सबसे पहले समझेंगे लोकसभा। लोकसभा ये रहा हमारा। और लोकसभा के बारे में जानकारी, पहली बात कि यह प्रथम कार्यकाल लोकसभा का 17 अप्रैल 1952 ईस्वी से शुरू हुआ था। 17 अप्रैल 1952 ईस्वी से शुरू हुआ और 3 अप्रैल 1957 ईस्वी तक पहली लोकसभा का कार्यकाल चला था। क्लियर। अब देखेंगे अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा किया गया है। लोकसभा को प्रथम सदन, निम्न सदन और अस्थायी सदन कहा जाता है। प्रथम सदन इसलिए कि कोई भी विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही जनरली प्रस्तुत किया जाता है, वित्त विधेयक को छोड़ के। निम्न सदन जो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के सदस्यों का जो पद ग्रहण होता है या आयु कह सकते हैं, निम्नतम आयु होती है 25 वर्ष। यहाँ के सदस्य का आयु जो होता है निम्नतम आयु 25 वर्ष होता है, इसलिए निम्न सदन इसे कहा जाता है।
अस्थायी इसलिए कि 5 साल के बाद यह विघटित हो जाता है, फिर से नया लोकसभा का निर्माण होता है। अब देखेंगे इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष होते हैं, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में किया गया है। दोनों उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों की चर्चा अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 में। अधिकतम संख्या लोकसभा का हो सकता है 352। वर्तमान में 352 न होके 552 हो सकता है अधिकतम, और वर्तमान जो है वह 552 संख्या न होके 545 ही लोकसभा का सदस्य है, जिसमें से निर्वाचित 543 सदस्य हैं और मनोनीत 2 सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन के सदस्यों के मनोनीत किया जाता है। क्लियर। अब देखेंगे वर्तमान लोकसभा कैवी है, 17वीं लोकसभा चल रही है। इसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। प्रथम अध्यक्ष लोकसभा के जीवी मावलंकर थे और उपाध्यक्ष अनंत शयनम थे। क्लियर। अब चर्चा करते हैं अविश्वास प्रस्ताव का। तो अविश्वास प्रस्ताव को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रस्तुतिकरण केवल लोकसभा में ही होता है। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? विपक्षी दलों के द्वारा, विपक्षी पार्टी या विपक्षी दलों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो सत्ता में सरकार होता है उसके खिलाफ। अब यह जो अविश्वास प्रस्ताव होता है उसको समर्थन कितने सदस्यों का मिलना चाहिए? 50 सदस्यों का समर्थन जरूर मिलना चाहिए प्रस्तुत होते समय। क्लियर। पारित करने हेतु जरूरी बहुमत कितना होना चाहिए? तो वह होना चाहिए 2/3। सदन में मौजूद सदस्यों का 2/3 हिस्सा अगर इसे बहुमत प्रदान कर देता है तो यह सदन में पारित हो जाएगा, और जो सत्ताधारी पार्टी है उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना पड़ेगा। क्लियर। पारित होने पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। भारतीय संविधान में कोई प्रावधान इसका नहीं किया गया है। तो कहेंगे यह लिया कहां से गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। देखेंगे ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित यह अविश्वास प्रस्ताव है, और यह संविधान में कोई प्रावधान इसका नहीं किया गया है। यानी अगर आपसे पूछे अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया, तो संविधान में इसका कोई प्रावधान है ही नहीं। क्लियर। अब देखेंगे इस प्रस्ताव में राज्यसभा का सदस्य भाग नहीं लेता है। यानी जब प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है सदन में, लोकसभा में, तो राज्यसभा का कोई भी सदस्य इसमें हिस्सा नहीं लेता है। प्रस्ताव पेश करने की मंजूरी कौन देता है? स्पीकर देता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष देता है। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव 1963 ईस्वी में प्रस्तुत हुआ था लोकसभा में, जेबी कृपलानी ने नेहरू सरकार के खिलाफ। क्लियर। यानी कांग्रेस सरकार के खिलाफ, कांग्रेस सरकार के खिलाफ, यानी नेहरू सरकार, उस समय नेहरू सरकार की पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी चल रही थी, और जेबी कृपलानी के द्वारा 1963 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। क्लियर है। लेकिन वह प्रस्ताव जो है वह पारित नहीं हो सका था, यानी 2/3 बहुमत उसे नहीं मिल पाया था, अतः उसे उस अविश्वास प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया था। आगे है बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन होता है? देखेंगे बायोगैस होता क्या है। देख रहे हैं ये बायोगैस प्लांट है। बायोगैस प्लांट में होता क्या है कि ये जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, मल मूत्र जो होता है जानवरों का, या यहाँ से एक नली के माध्यम से इसमें जाता है, और उसके बाद एक टैंक, बहुत बड़ा टैंक होता है जिसे बायोगैस जनरेटर कहा जाता है। इस जनरेटर में जाकर इकट्ठा हो जाता है, और वह इकट्ठा होने के बाद गैस, जो इसका गैस होता है अपशिष्ट पदार्थ का, वो गैस फॉर्मेट यहाँ से बनकर तैयार होता है, और इसे गैस चूल्हा यानी स्टोव जला सकते हैं, या इसे लाइटिंग के लिए भी आप यूज बायोगैस लैंप में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखेंगे काऊ डंग है, मतलब गोबर, और वाटर इसमें मिला हुआ है, दोनों इसमें जाता है और गैसियस अवस्था में चेंज होता है। अब देखेंगे बायोगैस में कितना प्रतिशत मीथेन होता है। तो देखेंगे मीथेन जो बायोगैस में होता है मीथेन जो होता है वो 65% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें मात्र 35% होती है। कुछ और ध्यान देंगे बायोगैस के बारे में। भारत का पहला गोबर गैस प्लांट कहाँ? वाराणसी यूपी में खोला गया है।
राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम की स्थापना 1981 से 82 में किया गया था पहली बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं, कितने अलग अलग स्थानों पर मिले हैं? तो अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं, लेकिन मिले हैं 6 अलग अलग स्थानों पर से। क्लियर? अब देखेंगे कौन कौन सा है। अशोक का अभिलेख 3 भाग में बटा हुआ है। पहले भाग को स्तंभ लेख कहा जाता है, दूसरे भाग को शिलालेख और तीसरे भाग को गुहा लेख या इसी को गुफा अभिलेख। गुफा अभिलेख। अभिलेख लिखने की प्रचलन की शुरुआत, अभिलेख लिखने का प्रचलन सम्राट अशोक के द्वारा ही शुरू किया गया था। स्तंभ लेख देखते हैं। स्तंभ लेख जो होता है वह 7 होता है। पहला होता है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख। पहले यह प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी में था। बाद में अकबर के द्वारा इलाहाबाद के किला में इस कौशाम्बी अभिलेख को लाया गया था। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। दूसरा अभिलेख स्तंभ लेख कौन है? दिल्ली टोपरा। पहले यह टोपरा में था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे टोपरा से दिल्ली स्थापित कर दिया गया। तीसरा है दिल्ली मेरठ। पहले यह स्तंभ लेख मेरठ में था, बाद में फिरोज शाह के द्वारा मेरठ से दिल्ली ले लाया गया। फिर चौथा है रामपुरवा स्तंभ लेख। पहले यह चंपारण में, वर्तमान समय में भी यह चंपारण में स्थित है। रामपुरवा अभिलेख चंपारण बिहार में, इसकी खोज कार्लायल के द्वारा 1882 ईस्वी में किया गया था। ये भी याद रखेंगे, इसकी खोज कार्लायल ने की थी। रामपुरवा अभिलेख जो बिहार में मिला है, बिहार के चंपारण में स्थित है और कार्लायल ने इसकी खोज 1882 ईस्वी में किया था। पांचवा जो है वो लौरिया अरारेज। लौरिया अरारेज कहाँ है? चंपारण बिहार में स्थित है लौरिया अरारेज। छठा जो है वो लौरिया नंदनगढ़, चंपारण बिहार में है और इसमें खासियत ये है लौरिया नंदनगढ़ में, याद रखेंगे, मोर का चित्र इसी स्तंभ लेख पर बना हुआ है। क्वेश्चन पूछता भी है कि भारत में कुल कितने स्तंभ लेख है अशोक का? तो 3, रामपुरवा, लौरिया अरारेज और लौरिया नंदनगढ़। जिसमें से किस अभिलेख में मोर का चित्र अंकित किया गया है? तो लौरिया नंदनगढ़ में जो चंपारण में स्थित है, इसमें मोर का चित्र अंकित किया गया है। क्लियर है? अगला कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख पहले ही बता दिए, रानी का अभिलेख कहा जाता है। सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख कहलाता है अशोक का। और सबसे छोटा स्तंभ लेख की अगर बात करें तो रुम्मी देई स्तंभ लेख जो है वो सबसे छोटा स्तंभ लेख में शामिल होता है। तो 6 विभिन्न स्थानों से स्तंभ लेख की प्राप्ति अलग अलग स्थानों से हुई है। अब शिलालेख के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्तंभ लेख देख रहे हैं, स्तंभ यानी खंभा बनाया जाता था, उस पर लिखा जाता था। स्तंभ पर लेखन की कला किया जाता था, अपने राज्यकाल के बारे में या खुद के बारे में लिखा जाता था, उसे स्तंभ लेख कहते हैं। क्लियर? देख रहे होंगे आप फिगर में। दूसरा आता है शिलालेख। शिलालेख की खोज, अशोक के शिलालेख की खोज पाद्रेती फैंथेलर के द्वारा 1750 ईस्वी में इसकी खोज, शिलालेख की खोज किया गया था। शिलालेख का मतलब होता है शिला यानी चट्टानों पर लिखा गया अभिलेख। दूसरी बात, पढ़ने में सबसे पहले इस शिलालेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता जेम्स प्रिंसेप को 1837 ईस्वी में मिला था। अगला है शिलालेख की कुल संख्या कितनी है? 14 शिलालेख है। देखेंगे शिलालेख कैसा है? यह शिलालेख है, चट्टान का शिला बना हुआ है और इस शिला पर अभिलेख उत्कीर्ण किया गया था। अगला है गुहा लेख या गुफा लेख। यही गुफा के रूप में बना दिया जाता था, पर्वतों में, पहाड़ों में बना दिया जाता था गुफा, और उसकी दीवारों पर, इसके चारों तरफ के दीवारों पर लेखन की कला कर दिया जाता था। इसे ही कहा जाता था गुहा लेख या गुफा लेख। थल सेना का प्रमुख कौन होता है? देखेंगे थल सेना का प्रमुख कौन होता है। तो थल सेना का प्रमुख जो होता है वह चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है, थल सेना का अध्यक्ष या प्रमुख होता है। क्लियर? अब देखेंगे अगला, इसकी स्थापना, थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। थल सेना का आदर्श वाक्य स्वपूर्व सेवा, स्वपूर्व सेवा हिंदी में, और सर्विस बिफोर
सेल्फ यानी खुद से पहले आपकी सेवा है, यानी स्वपूर्व स्वयं से पहले सेवा होना चाहिए। यही थल सेना का आदर्श वाक्य है। अगला है, थल सेना 7 कमांड में बटी हुई है और प्रत्येक कमांड जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के अधीन होता है। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हैं, जो कि थल सेना के 29वें सेनाध्यक्ष हैं। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस जो है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा थल सेना गौरवान्वित करती है हमारी थल सेना, आर्मी, इंडियन आर्मी। अगला देखेंगे कमांड, सभी 7 कमांड देख लेंगे कि कौन सा कमांड कहाँ स्थित है। तो मध्य कमांड जो है वह लखनऊ में स्थित है, यूपी में। उत्तर कमांड, उत्तरी कमांड जो है वह उधमपुर जम्मू कश्मीर में स्थित है, उत्तरी कमांड का मुख्यालय। अब देखेंगे इसको ऊपर जो दिया हुआ है उत्तरी कमांड, पूरब जो रहता है पूर्वी कमांड दाएं साइड में, तो उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर जम्मू कश्मीर में स्थित है। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कलकत्ता पश्चिम बंगाल में स्थित है। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद एक दक्षिण पश्चिम कमांड, ये जो है वो, अब अगला देखेंगे पश्चिम कमांड, ये रहा चंडी मंदिर हरियाणा में, और पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जयपुर राजस्थान में स्थित है। क्लियर। और एक ट्रेनिंग कमांड है, ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय शिमला में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर, पूर्वी कमांड का मुख्यालय कलकत्ता, दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे, और दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय जयपुर राजस्थान में, और पश्चिम कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर जो हरियाणा में स्थित है। एक ट्रेनिंग कमांड है जो शिमला हिमाचल प्रदेश में ट्रेनिंग कमांड है। क्लियर। तो 7 कमांड को भी ध्यान रखेंगे कि थल सेना के 7 कमांड में से कहां कहां स्थित है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा सर्वाधिक तेज चलने वाली गर्म जलधारा होती है। यह अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा होती है। देख लेंगे गल्फ स्ट्रीम जलधारा, देख रहे होंगे गल्फ स्ट्रीम जलधारा, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको के क्षेत्र से यह गल्फ स्ट्रीम जलधारा बहती हुई अटलांटिक महासागर, खास करके उत्तरी अटलांटिक महासागर के सहारे होते हुए यह यूरोप तक पहुंचती है और यह सबसे तेज चलती है। देखेंगे गल्फ स्ट्रीम के बारे में। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा होती है, मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न उत्तर पूर्व दिशा में, देख रहे हैं ये उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में, दिशा इस तरीका से, और उत्तर पूर्व यहाँ, ये पूर्व और ये उत्तर, इसके बीच में उत्तर पूर्व। तो देखेंगे यह मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न हुआ, मुख्य रूप से मैक्सिको की खाड़ी, ये सभी मैक्सिको की खाड़ी के अंतर्गत। तो मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न हुआ तथा उत्तर पूर्व दिशा में यूरोप के तट तक यह जाने वाली जलधारा होती है। क्लियर। अब देखेंगे फ्लोरिडा की धारा, जो फ्लोरिडा की धारा होती है ये कहलाता, ये एरिया कहलाता है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा की धारा यूकाटन चैनल से, अब यह जो यूकाटन चैनल होता है वह गल्फ ऑफ मैक्सिको और यहाँ के क्षेत्र को यूकाटन, तो यूकाटन चैनल से मैक्सिको की खाड़ी होते हुए फ्लोरिडा तक जाती है, यहाँ तक जाती है, सबसे पहले इस एरिया में पहुंचती है। और एंटलीज धारा फ्लोरिडा की धारा से मिलने के बाद, जब यह यहाँ से एंटलीज धारा निकलती है, एंटलीज जलधारा और फ्लोरिडा जलधारा जब आपस में मिल जाती है तो संयुक्त जलधारा जो होती है वो गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहलाती है, और गल्फ स्ट्रीम के नाम से यहाँ से यह प्रवाहित होती है। देख रहे हैं यहाँ से आया, मिला तो गल्फ स्ट्रीम बन गया। अब अगला, यह जलधारा जो है गल्फ स्ट्रीम जलधारा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच प्रवाहित होने वाली जलधारा होती है। अगला क्वेश्चन है, किनकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर उसमें पाए जाने वाले कोशिकांगों के आधार पर देखा जाता है। तो देख लेंगे पहले कोशिकांग कौन कौन से होते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। ये रहा आपका जंतु कोशिका और ये आपका पादप कोशिका।
तो कुछ ऐसे कोशिकांग, ये कोशिका है और कोशिका में पाए जाने वाले ये सभी प्रकार के अंग हैं, और ठीक इसी प्रकार से पादप कोशिका और इसके भीतर पाया जाने वाला अंग। तो कुछ ऐसे कोशिकांग जो जंतु कोशिका में पाया जाता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, और कुछ ऐसे कोशिकांग जो पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसी के आधार पर दोनों कोशिकांगों में हम लोग अंतर स्पष्ट कर पाते हैं। तो देख लेते हैं अंतर के तौर पर। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में देखो, कोशिका भित्ति सबसे बाहरी परत होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में। उसके स्थान पर, कोशिका भित्ति के स्थान पर जो पाया जाता है वह सेल बॉल पाया जाता है। सबसे बाहरी भाग जो होता है वह सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली होती है सबसे बाहरी, लेकिन पादप कोशिका में सेल बॉल पाया जाता है यानी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ये अंतर एक। दूसरा अंतर, हरित लवक अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक पाया गया। यहाँ देखें कहीं भी हरित लवक नहीं पाया गया। अगला है रिक्तिका, इसमें अनुपस्थित होता है। जंतु में रिक्तिका कहीं भी कोई कोशिकांग नहीं होता है, लेकिन पादप कोशिका में देख रहे हैं रिक्तिका मौजूद होता है, यानी जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं पाया जाता और पादप कोशिका में रिक्तिका पाया जाता है। अगला है लाइसोसोम, इसमें उपस्थित होता है। जंतु कोशिका में लाइसोसोम, क्लियर, लेकिन पादप कोशिका में कहीं भी आपको लाइसोसोम नहीं दिखेगा, क्लियर, तो इसमें अनुपस्थित हो जाएगा। अगला अंतर, सेंट्रियोल यानी तारक केंद्र जो होता है वह उपस्थित होता है। ये देख रहे हैं तारक केंद्र जंतु कोशिका में उपस्थित है, लेकिन पादप कोशिका में तारक केंद्र कहीं भी उपस्थित नहीं होता है। तो यही कुछ अंतर होता है जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में विभेद करता है, यह अंतर स्पष्ट करता है। इसमें इसके अलावा भी देखेंगे तो इसमें संचित भोज्य पदार्थ जो जंतु कोशिका में होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में संचित भोज्य पदार्थ जो होता है वो मंड या स्टार्च के रूप में संचित होता है। क्लियर, ये सभी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में स्पष्ट विभेदन कोशिकांग होता है। अगला, किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन क्या था देख लेंगे। तो लॉर्ड कर्जन 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा करता है। इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो जाती है। क्लियर, और 16 अक्टूबर स्वदेशी आंदोलन के बाद भी 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है पूरे बंगाल में, और बंगाल को बिहार से अलग कर दिया जाता है। क्लियर, इस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है तथा उसी दिन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया तथा रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में रक्षा बंधन एक दूसरे को राखी बांधकर और एकता को प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरे के बीच राखी को बांधकर, कलाई पर राखी को बांधकर एकता प्रदर्शित करने की बात कहा गया और रविंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में रक्षा बंधन मनाया गया। क्लियर, अगला है स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसके दौरान वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है, ये सभी नारा स्वदेशी आंदोलन के दौरान दिया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा नारा दिया गया था? तो वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है का नारा दिया गया था। क्लियर, अगला क्वेश्चन, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में। विस्थापन अभिक्रिया समझेंगे क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। देखेंगे इसका उदाहरण में, अगर कोई अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व A है, ठीक है, और दूसरा जो कम अभिक्रियाशील वाला तत्व B है और उसका यौगिक है C, तो दोनों आपस में मिला हुआ है, कम अभिक्रियाशील है और ये अधिक अभिक्रियाशील है। अब कम जो अभिक्रियाशील है वह
अधिक अभिक्रियाशील कम अधिक अभिक्रियाशील को विस्थापित करेगा, यानी इसके स्थान से इसको हटा देगा और खुद इसके स्थान पर जाके बैठ जाएगा। यानी ए सी बन गया और बी को यहां से हटा दिया सी के स्थान पर से। क्लियर? क्योंकि ए ज्यादा अभिक्रियाशील है, बी कम अभिक्रियाशील है, बी को यहां से हटा दिया, खुद ए यहां जाके बैठ गया। इसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया के नाम दिया जाता है। इस अभिक्रिया में धातु और अधातु, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि विस्थापन अभिक्रिया में कौन हिस्सा लेता है, धातु अधातु दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो कहेंगे धातु और अधातु दोनों हिस्सा लेता है, दोनों भाग लेता है इस अभिक्रिया में। अगला है कुछ एग्जाम्पल्स जो विस्थापन अभिक्रिया का है। फेरस है और कॉपर सल्फेट है। फेरस अधिक अभिक्रियाशील कॉपर से होता है। फेरस की क्रियाशीलता कॉपर की क्रियाशीलता से अधिक होता है और कॉपर अपने यौगिक सल्फर से मिला हुआ, सल्फर टेट्राऑक्साइड से मिला हुआ है। तो यह Fe जो होगा अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण Cu को यहां से हटा देगा और स्वयं जाके यहाँ पे बैठ जाता है। क्लियर? तो बन जाएगा FeSO4, फेरस सल्फेट बन जाएगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। क्लियर? दूसरा भी और तीसरा भी। अगला क्वेश्चन है किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व लोकसभा में देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 प्रतिनिधित्व, सबसे ज्यादा 80 होता है, जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। क्लियर? बाकी सभी का आंकड़ा यहाँ पे देख लेंगे, आपको सभी दिया हुआ है। अगला, सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित किया था? तो वो था मुबारक शाह खिलजी। खिलजी वंश का शासक मुबारक शाह खिलजी था, जिसने खलीफा की सत्ता को स्वीकारने से इनकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित किया था। देखेंगे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बारे में, तो यह सत्तासीन हुआ, यानी सत्ता पर आसीन हुआ 1316 ईस्वी में। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हुई तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी सत्ता पर बैठा। इसे नग्न स्त्री और पुरुष की बड़ा इंटरेस्टेड ये शासक था। किसी तरीका से इतिहास में अपना नाम दर्ज करने के लिए कुछ शासक ऐसे हुए जो अनेक गतिविधि को अपनाया ताकि लोग उसे भी याद रखें। हालांकि यह इतना योग्य शासक नहीं साबित हुआ खिलजी वंश का, और इसके बाद खिलजी वंश का विनाश होता चला गया। इसे नग्न स्त्री और नग्न पुरुष की संगत पसंद थी, उसी के साथ यह बैठता था, उठता था और उसके साथ रहना इसको पसंद था, क्योंकि और तो कुछ इसके बारे में था नहीं, कुछ अच्छा काम यह कर नहीं रहा था, योग्य शासक था नहीं, तो किसी तरीका से इतिहास में नाम दर्ज करना था। स्त्रियों का वस्त्र पहनना इसको बड़ा पसंद था, स्त्रियों का वस्त्र पहनकर राज दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। खिलाफत की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। क्लियर? उपाधि क्या धारण किया? खलीफा ए काबुल की उपाधि तथा अमीर उल मोमिन की उपाधि धारण किया था, जिसका अर्थ होता है, इन दोनों का अर्थ होता है खलीफा। क्लियर? इसकी हत्या 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में इसके ही वजीर खुसरो खां के द्वारा कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? तो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग को आप देख रहे होंगे फिगर में। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, जिसकी स्थापना 1963 ईस्वी में की गई थी। अगला है द्विबीय स्थापन। अभी पढ़े बी स्थापन, अब होगा द्विबीय स्थापन। द्विबीय स्थापन अभिक्रिया की क्या किसे कहा जाता है? तो जब दो यौगिकों के बीच आयन का आदान प्रदान होता है उसे ही द्विबीय स्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होने की प्रक्रिया द्विबीय स्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अगला है, देखेंगे उदाहरण इसका, ए और बी एक अभिकारक, दूसरा अभिकारक सी और डी। अब इसके आयनों का आदान प्रदान, एक ए जो है आयन का आदान प्रदान, यानी ए सी डी के रूप में, यहां समीकरण को सुधार लेंगे, ए और सी के रूप में प्लस बी डी के रूप में स्थापित हो जाता है। यानी आयनों का आदान प्रदान अभिकारकों के बीच में होना द्विबीय स्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर?
एक अभिकारक ए बी है और दूसरा अभिकारक सी डी है, ए सी बन जाएगा और बी डी बन जाता है। बाकी सभी समीकरण को आप इसमें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, 299 ईसा पूर्व में भारत आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में जानकारी प्रस्तुत किया, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक में सभी जानकारी को अवेलेबल करवाया था। इसने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यानी स्वयं का इतिहास भी भारतीय नहीं लिख सकते हैं। उस समय इन्होंने इंडिका पुस्तक को लिखा और भारतीय इतिहास के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी दिया। ये मेगास्थनीज रहे। और आर्कोशिया से यह भारत के पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी हुआ करती थी, पाटलिपुत्र पहुंचा था। मेगास्थनीज के बारे में, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, 299 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी थी और उसी में मौर्यकालीन सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में जानकारी प्रस्तुत किया था। क्लियर है? अगला, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना तो चाहता था लेकिन उलेमाओं ने उसका विरोध किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो नया धर्म चलाना चाहता था और द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करना चाहता था और विश्व विजेता बनना चाहता था, विश्व विजेता की अपेक्षा रखता था। लेकिन इसे उलेमाओं का विरोध हुआ, जिसके कारण से यह नया धर्म छोड़ दिया, चलाना बंद कर दिया। देखेंगे, नया धर्म चलाने के लिए अता उल मुल्क, उस समय दिल्ली का कोतवाल था, अता उल मुल्क से परामर्श लिया, जिसने उसे दूसरे धर्म यानी अलग धर्म या नया धर्म चलाने से इनकार कर दिया। राजनीति को धर्म से अलग रखने का काम अलाउद्दीन खिलजी का रहा। अमीर खुसरो के अनुसार खिलजी खुदा का नायब था, या अमीर खुसरो नामक इतिहासकार ने कहा है। सिकंदर ए शानी के नाम से खुद को अलाउद्दीन खिलजी या द्वितीय सिकंदर जिसे कहा जाता है, द्वितीय सिकंदर की उपाधि से स्वयं को विभूषित किया था। बयाना के काजी मुक्सुद्दीन से चर्चा के दौरान खिलजी ने कहा था, मैं नहीं जानता क्या न्याय संगत है, मुझे जैसा लगता है राज्य के लिए ठीक लगता है वैसा ही मैं करता हूँ। यह अलाउद्दीन खिलजी का कथन था। क्लियर है? अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में राजगद्दी को प्राप्त किया और 1316 ईस्वी तक शासन किया था। 20 वर्षों तक इनका शासन रहा था। ये देख रहे हैं आप फिगर में, अलाउद्दीन खिलजी। एक लिंगी और उभय लिंगी पुष्प में क्या अंतर होता है? एक लिंगी पुष्प उसे कहा जाता है ना कि जिसमें एक लिंग पाया जाता है। पौधे का 4 अंग होता है, पुष्प का 4 अंग होता है, पौधे के पुष्प का 4 अंग होता है। कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, जिसमें मुख्य अंग 2 होते हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम जो होता है वो पुरुष जननांग होता है और गाइनोसियम जो होता है वो स्त्री जननांग होता है। तो एक लिंगी उसमें होता है जिसमें एक लिंग पाया जाता है, या तो उसमें पुरुष जननांग पाया जाएगा या तो इसमें स्त्री जननांग पाया जाता है, उसे एक लिंगी कहा जाता है। द्विलिंगी या उभय लिंगी किसको कहा जाता है? जिसमें दोनों लिंग पाया जाता है, यानी गाइनोसियम और एंड्रोसियम दोनों पाया जाता है, पुरुष जननांग भी पाया जाता है और स्त्री जननांग भी पाया जाता है, उसको उभय लिंगी या द्विलिंगी कहा जाता है। क्लियर? अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ये रहा पौधे के पुष्प, पुष्प में 4 अंग, एक तो होता है कैलिक्स, ये होता है कैलिक्स, इसको बाह्य दलपुंज कहते हैं, और दूसरा होता है कोरोला जिसको दलपुंज कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। इसकी एक इकाई को दल कहा जाता है, यानी पेटल कहा जाता है, कोरोला। क्लियर? दूसरा कोरोला होता है, कोरोला की एक इकाई को पेटल कहते हैं, हिंदी में इसको दल कहते हैं। क्लियर? तो दलपुंज की एक इकाई दल कहलाती है, जो पेटल अंग्रेजी में कहलाती है। बाह्य दलपुंज जो होता है वो कैलिक्स होता है, और बाह्य दलपुंज की एक इकाई जो होती है वह सेपल कहलाती है। क्लियर? 2 अंग हो गया। क्लियर? अब तीसरा अंग जो होता है पौधे का वो आता है पुंकेसर, जिसको पुरुष जननांग कहते हैं, पुरुष जननांग कहते हैं। क्लियर? इसको पुरुष जननांग यानी एंड्रोसियम,
एंड्रोसियम कहा जाता है। एंड्रोसियम की एक इकाई जो होती है, पुरुष जननांग की एक इकाई जो होती है वह होती है स्टेमेन। ध्यान देंगे, वह स्टेमेन होती है, जिसे पुंकेसर अंग्रेजी में कहा जाता है। तो एंड्रोसियम की एक इकाई स्टेमेन कहलाती है। एंड्रोसियम में होता है परागकोश। ये देख रहे हैं बड़ा हिस्सा, ही लंबा वाला ही जो हिस्सा देख रहे हैं, सभी समझाए थे हम, पुष्प पढ़ाए थे उसमें समझाए थे, सब बाराती वाला है। अब बीच में देखिए दुल्हन है, सब बाराती वाला। तो एंड्रोसियम जो होता है वह ये लंबा वाला हिस्सा एंड्रोसियम पूरा कहलाता है। इसकी एक इकाई स्टेमेन कहलाती है और जिसे पुंकेसर हिंदी में कहा जाता है। इसमें परागकोश, ये जो देख रहे हैं हिस्सा गोल वाला, ये परागकोश होता है। एंथर इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। डंठल जो नीचे देख रहे हैं यह होता है पुतंतु, जिसे फिलामेंट कहा जाता है। सभी एंड्रोसियम का हिस्सा होता है। तो एंड्रोसियम भी क्लियर है। अब गायनोसियम, इधर का भी एंड्रोसियम। अब गायनोसियम, गायनोसियम स्त्री जननांग होता है। इसकी एक इकाई को पिस्टल के नाम से जाना जाता है। क्लियर। इसमें 3 अंग होते हैं। गायनोसियम के स्त्री जननांग के 3 अंग होते हैं। ऊपर में ये जो देख रहे हैं आप हिस्सा, ये वर्तिकाग्र कहलाता है। लंबा वाला ये हिस्सा वर्तिका यानी स्टाइल कहलाता है। और नीचे का हिस्सा जो ओवरी होता है यानी अंडाशय कहलाता है। तो जिसमें एक ही चीज एंड्रोसियम और गायनोसियम में से कोई एक ही अंग जिस पुष्प में पाया जाएगा उसको एक लिंगी कहेंगे, और जिसमें दोनों पाया जाएगा उसको उभय लिंगी या द्विलिंगी कहलाता है। देखेंगे, यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी और बाईसेक्सुअल यानी द्विलिंगी या उभय लिंगी ही इसको कहेंगे। द फ्लावर्स विच कंटेन ओनली द मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल, यानी फीमेल और मेल में से कोई एक ऑर्गन अगर पाया जाता है तो उसको कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जबकि बाईसेक्सुअल, द फ्लावर विच कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यह एंड्रोसियम और गायनोसियम जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पुष्प का कहलाता है। अगर दोनों जिसमें मौजूद है उसको कहेंगे बाईसेक्सुअल फ्लावर। दूसरी बात, दे आर कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर, जिसमें एक ही जननांग पाया जाता है, जिसमें एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है उसको इनकम्प्लीट यानी अपरिपक्व पुष्प कहा जाता है। जबकि जिसमें दोनों पाया जाता है उसको परिपक्व पुष्प कहा जाता है। देखेंगे, टू रिप्रोड्यूस द अंडरगो क्रॉस पॉलिनेशन। अब जिसमें एक ही प्रकार का जननांग पाया जाएगा, एक ही प्रकार का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिस पुष्प में पाया जाएगा उसमें रिप्रोड्यूस जो होगा क्रॉसिंग माध्यम से यानी क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाएगा। क्लियर। निषेचन जो होगा वो क्रॉस निषेचन किया जाएगा। अब देखेंगे अब जिसमें दोनों पाया जाएगा यानी एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों पाया जाएगा उसमें क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, यानी खुद से निषेचन की क्रिया उसी पुष्प में होगा। यही सब अंतर होता है। कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल होता है पपाया यानी पपीता, व्हाइट मलबरी, क्लियर, और वाटरमेलन खरबूज, तरबूज जिसको कहते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है ट्यूलिप, सनफ्लावर और लिली। ये सभी अंतर होता है। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर में अंतर होता है। क्लियर है। अगला, नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान कर दिया जाता है? तो नेत्र दान में नेत्र का कॉर्निया दान कर दिया जाता है। देखेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। कॉर्निया सबसे बाहरी भाग होता है। कॉर्निया जो होता है वो सबसे बाहरी भाग होता है। इसमें किसी भी प्रकार का ब्लड वेसल से कोई कॉन्टेक्ट इसका नहीं होता है। कॉर्निया जो देख रहे हैं, किसी भी प्रकार का ब्लड वेसल से कोई लेना देना इसको नहीं होता है, जिसके कारण से कॉर्निया जो होता है आंख का वही दान कर दिया जाता है। क्लियर है। कॉर्निया को अगर हिंदी में कहेंगे तो कहेंगे श्वेत पटल। श्वेत पटल। क्लियर है। अगला, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। देख लेंगे विटामिन डी का काम क्या होता है। वसा में या विलेय होता है। सबसे पहली बात, वसा में विलेय होता है। वसा में विलेय वाला जो विटामिन होता है वह एडेक होता है, ADEK। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सभी वसा में घुलनशील होता है। हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में विटामिन डी सहायक होता है। गर्भ में पल रहे बच्चों के शरीर को स्वस्थ बनाने में सहायक होता है विटामिन डी। सभी टर्म्स को याद रखेंगे, सभी टर्म को ध्यान देंगे। यही से कहते हैं कि वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा।
सारा क्वेश्चन जो है वो इस तरीका का भी का ट्रेंडिंग क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब केवल अब इससे काम नहीं चलेगा कि कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम होता है। पहले का ट्रेंडिंग था कि ऐसे क्वेश्चन था, लेकिन अब जो है क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि गर्भ में पल रहे बच्चों के शरीर को स्वस्थ बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो आपको जानकारी होना चाहिए, विटामिन के होता है। क्लियर, कैल्सीफेरॉल होता है। किसकी कमी से बच्चों में रिकेटस होता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। इस रिकेटस को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। और बड़े में यही विटामिन डी की कमी हो जाएगा तो ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें हड्डी कमजोर हो जाता है। निर्माण कैसे होता है? तो सूर्य की किरण जो होती है वो त्वचा में इर्गेस्टिरॉल नामक एक वसा पाया जाता है, इर्गेस्टिरॉल पाया जाता है। इर्गेस्टिरॉल को विटामिन डी में परिवर्तित करके ही विटामिन डी को बदल दिया जाता है। क्लियर। स्रोत क्या होता है? तो मक्खन होता है, घी, अंडा, मछली के तेल और सूरज का प्रकाश जो होता है वो विटामिन डी का अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल अस्थिमज्जा, रेड बोन मैरो में होता है। आरबीसी कहते किसको है? आरबीसी का क्या काम होता है? आरबीसी का रासायनिक नाम क्या होता है सभी देखेंगे। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। निर्माण कहाँ होता है? तो वयस्क मानव अगर है तो अस्थिमज्जा में इसका निर्माण, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। लेकिन भ्रूणीय अवस्था में इसका निर्माण प्लीहा, इसी को स्प्लीन, इसी को तिल्ली तथा यकृत में। भ्रूण अवस्था में है तो प्लीहा और यकृत में इसका निर्माण होता है। लेकिन वयस्क मनुष्य है तो उसके अस्थिमज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। स्तनधारी के आरबीसी की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका अपवाद है ऊंट, लामा और जिराफ। ऊंट के आरबीसी में ये केंद्रक पाया जाता है। लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है और जिराफ के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा अन्य किसी स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। आरबीसी की खोज किसके द्वारा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक विद्वान के द्वारा किया गया था आरबीसी की खोज। जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। सबसे बड़ी आरबीसी हाथी का होता है तथा सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण का होता है। कब्रगाह अगर देखा जाए तो प्लीहा आरबीसी का कब्रगाह, मरने वाला स्थान, दफन होने वाला स्थान प्लीहा होता है या यकृत होता है। क्लियर। और उसी प्लीहा और यकृत में भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। आकार क्या होता है? आरबीसी का आकार उभयावतल होता है। पेड़े का आकार का यह होता है, जैसा पेड़ा दिखता है उसी के आकार का यह आरबीसी होता है और इसका आकार 7 माइक्रोन तक होता है। अगला है मापक यंत्र। हीमोसाइटोमीटर के द्वारा आरबीसी का माप किया जाता है। पुरुष में 54 लाख तथा स्त्री में 48 लाख प्रति घन मिलीलीटर आरबीसी पाया जाता है। सोते वक्त 5% कम होता है आरबीसी और 4200 मीटर की ऊंचाई पर अगर कोई व्यक्ति मौजूद हो तो 30% की आरबीसी की वृद्धि हो जाती है। क्लियर। ये रहा हमारा आरबीसी। देख रहे पेड़े के आकार का ये आरबीसी, ये राउंड वाला, ये रहा आरबीसी पेड़े के आकार का। अगला क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रक्त द्वारा धमनी पर दिया गया दबाव ब्लड प्रेशर कहलाता है। ब्लड के द्वारा धमनी यानी आर्टरी पर दिया गया जो दबाव होता है उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है, रक्त दाब कहा जाता है। रक्त दाब जो होता है वो 2 प्रकार का, सिस्टोलिक भी होता है और डायस्टोलिक भी होता है। सिस्टोलिक 120 होता है और डायस्टोलिक 80 होता है। क्लियर। रक्तचाप का जब मापन किया जाता है तो 120/80 दिया जाता है, जिसका मतलब होता है कि सिस्टोलिक 120 है और डायस्टोलिक जो है वह होता है 80। रक्तचाप मापी जिसमें रक्तचाप को मापा जाता है वो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, जिससे ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। तो ये सारा कंटेंट हम टॉप 20 क्वेश्चन को ये एनसीईआरटी के सिलेबस के आधार पर ही आपको हम डिटेल करने का प्रयास किए, सॉल्यूशन करने का प्रयास किए हैं। और इसी तरीका का क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि वीडियो जब बने तो आपके पास जल्दी पहुंच सके। सब इसको शेयर भी कर दिया कीजिएगा ताकि अच्छे स्टूडेंट तक वीडियो को पहुंचाया जा सके। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, मेरा उद्देश्य सिर्फ व्यू बढ़ाना नहीं है,
जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक प्यार दिए हैं केसरिया कंपटीशन क्लास को, मेरे लिए पर्याप्त है। इसको और बढ़ाइए और अच्छे अच्छे कंटेंट हम देने का प्रयास करेंगे। आज की सेवा को इसी के साथ विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेट में अगले तैयारी में। क्लियर? तब तक की अपने तैयारी को बनाए रखिए। आगे बहुत सारा एग्जाम आने वाला है। बीएसएससी का एग्जाम आने वाला है जो एकदम हाल ही में होने वाला है, बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है। तो सारा एग्जाम को ध्यान में रखते हुए अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, जिनका नहीं हो रहा है, जिनका नहीं अभी फेजेज आया है, वो निश्चित तौर पर आगे तैयारी इसी तरीका से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करेंगे और सॉल्यूशन भी डिटेल पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको उस क्वेश्चन में जितना डीपली क्वेश्चन हो सकता है आंसर, वो समझने में आपको आसानी हो सके। चलिए आज की सेवा को देते विराम। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।